मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 122 टू 124। ईशा अयान और आदि की तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र सामने खड़े ईशान पर जाती है, जो बहुत परेशान था। ये देखकर ईशान और आदि से अपना हाथ छोड़ते हुए बोलती है, मुझे छोड़ो देवांश अंकल, जब होश में आएंगे तभी सारी सच्चाई भी सामने आएगी। उन्हें होश में लाना जरूरी है। लेकिन तभी आदि बोलता है, मैंने मना किया नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आता है। आदि बहुत ठंड वॉइस में कह रहा था। वही आयाम बोलता है, ईशा मैं अपनी पूरी जिंदगी इस राज में बिता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। तभी ईशान की फ़ोन पर कॉल आने लगता है और सबको ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। ईशान कुछ फ़ोन पर सुनता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना फ़ोन दूर फेंक देता है। जब भी सामने खड़े डॉक्टर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। साईं डॉक्टर ने अपने कदम पीछे ले लिए थे। ईशा ईशान की आंखों को देख सकती है, बिल्कुल लाल थी, बिल्कुल उसकी आंखों की तरह हो गई थी। उसकी आंखें जब गुस्सा करती थी तो उसकी आंखें भी ऐसे ही बिल्कुल रेड हो जाती थी। अभी उसका बॉडीगार्ड बहुत घबराते हुए सामने आता है और उसे दूसरा फ़ोन देता है। अयान और आदि साथ में पूछते हैं, शान से क्या हुआ, लेकिन शान कुछ भी नहीं बोलता है। तो ईशा बहुत आराम से ईशान के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ। जब किसान ईशा की प्यारी आवाज़ सुनता है तो उसका दिल बिल्कुल पिघल जाता है। आखिर उसकी बहन थी, उसका दिल कैसे नहीं पिघलता। वह अपना सर उठाकर उसको देखा है, उसके बालों पर अपना हाथ रखकर चलते हुए बोलता है, बेटा वो उस डॉक्टर ईशानी ने मना कर दिया है ऑपरेशन करने से। ये तुम परेशान मत हो, हम पापा को बचा लेंगे। आज से तुम इतने सालों बाद हमें मिली हो, मैं और तुम्हें पाप की बिना रहने नहीं दूंगा। जब ईशान ईशा को बेटा कहता है, त्रिशा अपने मन में इस बात को दोहराती है बेटा, और खुद पर ही हंसते हुए बोलते हैं, रिश्ते मिले भी तो इतनी देर से जब जज्बात ही नहीं बच्चे, और जब जज्बात थे तब रिश्ते नहीं थे। ईशा अपने बिना किसी एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ बोलता है, ईशान को अभी हमारा डीएनए टेस्ट आया नहीं है। ये सुनकर ईशान बोलता है, तुमने तो कर लिया ना, और तुमने ये भी देख लिया कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड है। ये सुनकर ईशा बोलती है, लेकिन आपने नहीं देखा। ये सुनकर ईशान बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा है बेटा। ईशा अपना चेहरा उसकी तरफ से मोड़ लेती है और बहुत धीरे से लेकिन अपनी कोल्ड वॉइस में बोलती है, मेरा नाम ईशा है। ये सुनकर ईशान बोलता है, मुझे अंदाजा नहीं था मेरी बहन इतनी इंट्रोवर्ट होगी और थोड़ी सी रूड भी। ठीक है, मैंने सुना है लड़कियां काफ़ी चुलबुली होती है। ईशान की बात सुन रही अयान के दिमाग में वह पल आ जाते हैं जब ईशा भी बहुत ज़्यादा चुलबुली हुआ करती थी और हर वक्त हंसी खुशी रहा करती थी। उन वालों को याद करके आंखों में खुशी आ गए थे। बहुत प्यार से देख रहा था और आदि अयान को देख रहा था। अयान के आंखों में साफ साफ ईशा के लिए सॉफ्टनेस देख सकता था। ईशा को सोते हुए ईशान से बोलता है, मेरी फ्रेंड डॉक्टर है क्या, मैं देवांश अंकल को थोड़े पास से जाकर देख लो और मैं उसे उनकी सिचुएशन बता दूंगी। यह सुनकर ईशान जल्दी से अपना सर हाँ मिलाकर, मिलने हाँ क्यों नहीं। ये सुनकर ईशा अपना सर हाँ मिला देती है। वही अयान और आदि ईशा को खा जाने वाले नज़रों से देख रहे थे, लेकिन ईशा अंदर नहीं जाने वाली थी। ईशा ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही दीवान जी को अच्छे से देख रही थी। उनको देखते वक्त ईशा के हाथ तो बहुत कम रहे थे, लेकिन वह अपने हाथ को बहुत कंट्रोल में रखकर फिर अपने आँखों को भी, ताकि उसे कुछ ना हो। अभी जब ईशा देवांश जी को अच्छे से देख लेती है तो अपने फ़ोन में कुछ करती है। उसके बाद ईशान को जाकर बोलता है, मेरी दोस्त का कहना है कि देवांश अंकल अगर कुछ दिन कोमा में रहे तो वही उनके लिए अच्छा है। उनकी बॉडी की ऑलमोस्ट एनर्जी खत्म हो गया है, उनके बहुत सारे ऑर्गन्स शायद अब पहले की तरह काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए रेस्ट ही जरूरी है, जो शायद वह जज कर ना ले पाए। ये सुनकर ईशान कंफ्यूजन में बोलता है, लेकिन कॉम कैसे अच्छा है। ये सुनकर ईशा बोलती है, अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वह कोमा से बाहर नहीं आते तो ये बुरा भी नहीं है उनके लिए, और वैसे भी अभी हमारे पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो उनका कैसे हाथ भी कर सके अच्छी तरीके से, तो अभी उनका ऑपरेशन करके कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये सुनकर इस परेशान थोड़ी गुस्से में बोलता है, हाँ मैं कुछ डॉक्टर की शादी में कुछ जैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा और पापा का ऑपरेशन करवाऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए उसको बर्बाद क्यों न कर देना पड़े। ये सुनकर अयान बोलता है, शायद उसे कुछ काम हो। ये सुनकर ईशान बोलता है, किसी की जिंदगी से बड़ा कोई काम नहीं होता। मैंने सुना है वह हर पेशेंट्स के साथ ऐसे ही करती है। उसके पास अच्छी डिग्री, अच्छा टैलेंट है, फिर भी वह 5 से 6 सालों से कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही है। इस तरीके से अपने टैलेंट को बर्बाद करना और लोगों को परेशान करना एक गलत काम है।
तभी वहां पर ईशान का असिस्टेंट आ जाता है। वो जल्दी जल्दी हफ्ते हुए आ रहा था। कोई शाम को रिपोर्ट देता है तो ईशान रिपोर्ट नहीं लेकर उससे पूछता है रिपोर्ट क्या है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस आपकी और मिस ईशानी के ब्लड मैच हो गए हैं। पर इतना कहकर उसकी असिस्टेंट रुक जाता है। ये देखकर ईशान बोलता है पर क्या आगे कहे। ये सुनकर उसका असिस्टेंट भी घबराते हुए आगे बोलता है पर बॉस बड़े बॉस यानी कि आपके पापा का ब्लड मिस ईशानी से मैच नहीं हुआ। किया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। अपनी असिस्टेंट की बात सुनकर ईशान बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में चला गया था। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वह खुद को जल्दी संभाल लेता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। मेरा आवाज ईशा का ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो पापा उड़ीसा का क्यों नहीं हुआ। ये सुनकर इसका असिस्टेंट घबराते हुए फिर बोलता है मैंने आपको और बड़े बॉस का भी डीएनए टेस्ट करवाया है। ये सुनकर ईशान बोलता है रिपोर्ट क्या है। ये सुनकर असिस्टेंट थोड़ा घबराता है लेकिन खुद को संभालते हुए बोलता है आप दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। ईशान अपनी आंखें बंद कर लेता है और 2 मिनट बाद खोल के ईशा को देखकर बोलता है तुम्हें सब पता था कि सपना सर बस हमें हिला देती है। परेशान बोलता है तो ये भी पता होगा मेरे असली माता पिता कौन है। ये सुनकर ईशा अपना सर हमें हिला देती है और बोलती है ये जगह सही नहीं है बात करने के लिए। ईशान भी अपना सर हमें हिलाकर कहता है ठीक है जब तुम बताना चाहो मैं इंतजार करूंगा। फिर ईशान ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखकर बोलता है मुझे लगता है पापा को भी हमें कुछ दिन तक यहीं रहने देना चाहिए। ये सुनकर आदि फॉरेना के आगे बोलता है वो यहाँ नहीं रहेंगे वो हमारे साथ घर पर रहेंगे। ये सुनकर ईशान अपनी आंखें छोटी करके बोलता है और यह डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। ये सुनकर आदि बोलते हैं उनका बेटा। यह ईशान के लिए दूसरा झटका था। वह थोड़ी गुस्से में बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनकर इस बार अयान सामने आते हैं। वह बोलता है वह बकवास नहीं कर रहा है मैं और आदि उनके बायोलॉजिकल बैठे हैं। ईशान हुए गुस्से में बोलता है क्या तुम दोनों में डीएनए टेस्ट करवा लिया। ये सुनकर इस बार आयन फिर से आदि को देखकर बोलता है आदि को देखकर लगता तो नहीं है कि देवांश अंकल और इनका डीएनए टेस्ट करने की जरूरत है लेकिन जैसा कि तुमने कहा तो वह भी करवा ही लेते हैं। आगे कोई कुछ भी करता है उससे पहले ईशा बोलती है इसकी जरूरत नहीं है। सब उसकी तरफ देखते हैं तो ईशा बोलती है मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया है। ये सुनकर सब हैरान थे ईशा ने ऐसा कब किया। ईशा का चेहरा देखकर सब उसका जवाब जानना चाहते थे लेकिन अयान हर दिए लेकर समझ चुके थे कि ईशा आगे कुछ भी कहने वाली नहीं है। तभी वहां पर बहुत सारी मेडिकल टीम के लोग आ जाते हैं। वह आदि को देखकर अपना सर झुका लेते आदि मुंह से बोलता है अंदर जो इंसान है उन्हें शिफ्ट करो। ईशान अपने दांत पीस कर रह जाता है और फिर खुद को संभाल कर बोलता है मैं भी साथ चलूंगा। ये सुनकर ईशा बोलती है आप नहीं भी जाते तो आपको वहां जाना पड़ता। ईशा की प्यारी आवाज सुनकर ईशान का सारा चिड़चिड़ाहट कहीं दूर हो गया था। फिर उड़ीसा के सर पर हाथ रख उसे चलते हुए बोलता है लड़कियों पर इतना रुडनेस सूट नहीं करता बेटा और मेरी बहन तो इतनी प्यारी है उसे पर तो सिर्फ क्यूटनेस ही सूट करेगा। ईशा बिना कुछ कहे एक कदम पीछे रहती है जिससे ईशान का हाथ ही ईशा के सर से हट जाता है। फिर ईशा अयान को देखकर बोलती है तो मैं सब कुछ बता देना आने से पहले ताकि उन्हें वहां आकर कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कहकर वहां से फौरन निकल जाती है। ईशान उसे देखते ही रह जाता है। ईशान के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर अयान बोलता है वह वैसे ही है। ईशान कुछ भी नहीं बोलता है। आयन ईशान को चलने का इशारा करता है। देवांश जी को आदि की मेडिकल टीम पहले वहां से ले जा चुकी थी। ईशान आदि और अयान एक ही गाड़ी में बैठकर जा रहे थे क्योंकि अयान को ईशान को बहुत कुछ बताना था और आधे दिन के साथ इसलिए आ रहा है। यदि भी बाकी सारी बातें जानना चाहता था उसे भी बहुत कुछ ठीक से नहीं पता था और वह ऐसा इंसान नहीं था कि वह आयन या फिर ईशा से पूछे। ईशान अयान की तरफ देखा है। अयान कुछ बोलता हूँ उससे पहले ही ईशान बोलता है पहले मुझे ये बताओ ईशा ऐसी क्यों है। ये सुनकर अपने नज़दीक उधर कर लेता है। ये देखकर ईशान बोलता है वो मेरी बहन है मुझे जानने का हक है। ये सुनकर ईशान की तरफ देखकर अयान बोलता है ईशा की जिंदगी आम लड़कों की तरह नहीं रहे हैं। उसकी जिंदगी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रही है इसलिए वह ऐसी है। ईशान बोलता है कौन सी कॉम्प्लिकेशन। ये सुनकर अयान बोलता है उतना जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। ये सुनकर आदि जो कब से शांत बैठा था वो बोलता है अगर जरूरी नहीं होता तो तुम्हें पता नहीं होता।
ये सुनकर आयन बोलता है, मेरा रिश्ता ईशा के साथ तुम सब से अलग है। ये सुनकर ईशान और आदि आयन को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि अपनी नज़रों से ही ईशान के अंदर कई गोलियां उतार देंगे। ईशान बोलता है, वो मेरी बहन है। आदि कहता है, वो मेरी। बस इतना कहकर आदि चुप हो जाता है तो आयन आदि से कहता है, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है। आदि कहता है, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है ईशा से, और जहाँ तक मेरी बात रही, बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा। ईशान बोलता, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुम दोनों का ही मेरी बहन से अभी कोई रिश्ता नहीं है। आयन कहता है, ये मत भूलो, जितना मैं ईशा के बारे में जानता हूँ तुम दोनों उसका 0.01% भी नहीं जानते हो। ईशान अपनी आंखें रोल करते हुए बोलता है, शो ऑफ करना बंद करो और मुझे वह बताओ जो मैं पूछा है। ये सुनकर अयान कहता है, मुझे ईशा ने उसके बारे में कुछ भी बताने के लिए नहीं कहा है। उसने जो कहा है से वो बताऊंगा। ये क्या है यार? ईशान को सारी बातें बताने लगता है और फिर ईशा का भेजा हुआ एक रिकॉर्डिंग ईशान को सुना देता है। वह रिकॉर्डिंग था जो ईशा ने अभिनव जी से बात की थी। ईशान इतने बड़े शौक में था, क्यों कंटिन्यू सामने देख रहा था। उसका मन बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका था, वह समझ ही नहीं पा रहा था ये सब क्या है। कम से कम उसे 5 मिनट लगे अपने सल्स में वापस आने के लिए। वह अपने सेंस में वापस आता है और आदि और अयान को देखने लगता है और फिर बोलता है, तुम्हारी फैमिली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये सुनकर अयान बोलता है, हमारी फैमिली, अब वह तुम्हारी भी फैमिली है, याद रखो। परेशान को सोते हुए आदि और अयान को देखकर बोलता है, वैसे यह मेरी और ईशा की माँ यानी कि इशिता जी, पापा यानी कि तुम दोनों के पापा से, दीवान जी से प्यार करती थी और वो भी करते थे। इस हिसाब से तो तुम दोनों ईशा के भाई हुए। ये सुनकर आदि और अयान एक साथ गुस्से में बोलते हैं, शट अप। ईशान एक डेविल स्माइल दे देता है। ये देखकर अयान उसको देखकर बोलता है, वो शादी से पहले करते थे एक दूसरे से पहले, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरे पापा और मेरी माँ की शादी हुई थी और इशिता जी की शादी अभिनव अंकल से हुई थी। इसके अकॉर्डिंग तुम और ईशा अभिनव अंकल और इशिता आंटी के बच्चे हो, और मैं और आधी आशा मल्होत्रा और देवांश मल्होत्रा के बायोलॉजिकल बच्चे हैं। ईशान आदि और अयान को बड़ी इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। फिर वह बोलता है, वैसे भाई बनने में इतना भी कुछ बुरा नहीं है, मेरी बहन के पास एक्स्ट्रा 2 भाई होंगे। ये सुनकर फिर से आदि और अयान ईशान को खा जाने वाली नज़रों से घर रहे थे। आदि शान को देखकर बोलना, ऐसा ना हो ईशा के कर के ऊपर से उसके एकलौते बड़े भाई का साया उठ जाए। इसके बाद ईशान कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि किसी गहरी सोच में डूब चुका था। थोड़ी देर बाद उन सबकी ही गाड़ी उन 4 मेंशन के बाहर रुकी हुई थी। गाड़ी रुकती है और सबसे पहले दीवान जी को निकाला जाता है और व्हील चेयर पर बैठा के अंदर ले जाया जाता है। जब वो तीनों की गाड़ी से उतरते हैं तो वो तीनों देखते ईशा भी जस्ट अभी आई थी, वह भी कर से उतर रही थी। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर बाकी सभी अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। सबसे पहले अनिकेत जी की नज़र देवांश जी पर जाती है और वह अपनी जगह पर जम जाते हैं। किया लगता है किया होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। तभी वहाँ पर शेखर जी और सुहानी जी भी आ जाती है। उन दोनों का हाल भी अनिकेत जी की तरह ही था। तभी वहां पर हर्ष जी और मानवी जी आते हैं, लेकिन हर्ष और मानवी जी वहां पर दीवान जी को व्हीलचेयर पर देखकर आपसे जाते हैं। ईशा उन दोनों को ध्यान से देख रही थी। सिर्फ ईशा ही नहीं, आदि और अयान भी वह सब महसूस कर सकते थे कि हर्ष जी और मानवी जी के चेहरे पर घबराहट और डर था। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत की सुहानी जी और शेखर जी के चेहरे पर हैरानी के साथ हल्की खुशी भी नजर आ रही थी, लेकिन वह खुशी हर्ष जी और मानवी जी के चेहरे पर कहीं से भी नहीं दिख रही थी, जबकि वह देवांश जी के अपने भाई थे। तब भी अरमान और नव्या भी वहीं पर ही थे। वो दोनों भी सब समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं अंदाजा था कि ईशन और आदि अपने साथ किसी को लेकर आएंगे। तभी वहां पर अभिनव जी आते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली नज़र देवांश जी पर जाती है जो व्हीलचेयर पर बैठे थे। उनको देखकर ही अभिनव जी के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उनके पीछे खराब बटलर उन्हें जल्दी से पकड़ लेता है। ईशा और ईशान दोनों के ही कम अभिनव जी की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन जब बटलर ने अभिनव जी को पकड़ लिया तो दोनों ने ही अपने कदम वहीं पर रोक लिए थे। ईशान को नहीं पता था कि उसके कदम क्यों बढ़े थे, वह तो जानता भी नहीं था उसे वक्त के अभिनव जी कौन है। जब यह चीज़ ध्यान देखा है तो वह धीरे से ईशान के पास जाकर बोलता है, यह अभिनव अंकल है, तुम्हारे पिता।
वहां पर खड़ा हर एक इंसान देख सकता था क्या अभिनव जी गुस्से में कांप रहे तो उनकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। वही अनिकेत जी, शेखर की सुहानी जी तीनों ही परेशानी में थे। वो तीनों जानते थे अभिनंदन जी और देवांश के बारे में सब कुछ। वह अभिनव जी का गुस्सा को महसूस कर सकते थे। अभिनव जी गुस्से में बहुत मुश्किल से चिल्लाते हुए देवांश जी को देखते हुए बोलते हैं, इसे यहाँ कौन लाया है, किसकी हिम्मत हुई है, यहाँ कैसे आया। ये कहकर वह देवांश जी की तरफ गुस्से में बढ़ने लगते हैं और उनको पढ़कर झंझरते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सामने कैसा है, मेरी सीता कहाँ है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ईशान बहुत कॉम्प्लिकेटेड फुल कर रहा था। ईशान, ईशा, आदि और अयान सब उसे वक्त देवांश जी से थोड़ी दूर थे। आदि, आयरन, ईशान और ईशान चारों ही देवांश जी की तरफ जल्दी से जाते हैं। उससे पहले ईशा या ईशान कुछ भी करते हैं, आदि और अयान ने एक झटके में अभिनव जी को देवांश जी से अलग कर दिया। अभिनव जी कुछ कदम पीछे चले गए लेकिन ईशान ने जल्दी से उनके कंधों को पकड़ के उन्हें संभाल लिया। ईशानी भी अपने एक हाथ बढ़ाकर अभिनव जी के हाथ को पकड़ लिया था लेकिन ईशा अभिनव जी के पास ज्यादा देर भी खड़ी नहीं रही हो, फौरन से अभिनव जी से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। ईशान ये सब चीज बहुत ध्यान से देख रहा था। अभी भी अभिनव जी बहुत गुस्से में थे। अभिनव जी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अनिकेत जी, शेखर जी और सुहानी जी भी इधर आ गए थे और अभी भी हर्ष जी और मानवी जी थोड़े दूर ही खड़े थे। शेखर जी बोलते हैं, अभिनव कंट्रोल योरसेल्फ। अनिकेत जी भी अभिनव जी को कहते हैं, अभिनव शांत हो जाओ, लेकिन अभिनव जी जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब ईशा देखी है कि वह बार बार दीवान जी की तरफ गुस्से में बढ़ रहे हैं, ये देखकर ईशा गुस्से में बोलते हैं, उनसे दूर रहे, वह कोमा में है। ईशा की आवाज में ऐसा तेज था और ऐसा प्रभाव था कि अभिनव जी मैं इतने गुस्से में भी ईशा की बातें सुन ली और वह फौरन शांत हो गए। धीरे धीरे उनका बदन काटना बना कर चुका था। उनकी आंखें अब हल्की हल्की लाल थी, पहले की तरह बिल्कुल लाल नहीं थी। अब उनकी आंखें नॉर्मल होने लगी थी। ये विशाल की चीज देखता है तो वह गहरी सांस लेता है। तभी अभिनव जी को कुछ एहसास होता है। वह इंसान की तरफ देखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्हें किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। जब वो देखते हैं तो वही ईशान का चेहरा तो ध्यान से नहीं देखी लेकिन उनकी नज़र भी शान की आंखों पर टिक जाती है। परेशान की आंखें देखकर वह अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। उनके मुंह से अनायासी निकलता है, इशिता। अनायासी अभिनव जी के हाथी ईशान की आंखों पर चले जाते हो, उनकी आंखों को टच करके बोलते हैं, तुम्हारी आंखें बिल्कुल इशिता की तरह है। ये सुनकर ईशान बोलता है, हाँ, क्योंकि वह मेरी माँ थी इसलिए मेरी आंखें उनकी तरह है। ये बात अभिनव जी, शेखर जी, अनिकेत की सुहानी जी, मानवी जी और हर्ष जी सबके लिए एक बड़ा झटका था। विनोद जी बहुत बड़े शौक में चले गए थे। ये देखकर ईश्वर को तुम तो समझ आ गया था अभी यह सब ड्रामा बहुत देर तक चलेगा, इसलिए वह एक सर्वेंट को इशारा करती है और सामान अंदर ले जाने को कहती है। सर्वेंट सामान अंदर ले जाने लगता है। वही आदि अयान दीवान जी को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं। उससे पहले ही ईशा बोलती है, वह मेरे घर पर रहेंगे। ये सुनकर अभिनव जी अपने होश में आते और गुस्से में बोलते हैं, सोचा भी मत। ये सुनकर ईशा बोलती है, यह मेरा ऑर्डर है। आदि और अयान को भी इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा था क्योंकि वह भी अभी देवांश जी को हर्ष जी और मानवी जी के साथ नहीं रखना चाहते थे। ईशा एक नौकर को कुछ इशारा करती है, वो नौकर ईशा का इशारा समझकर देवांश जी को मेडिकल टीम के साथ अंदर ले जाता है। अभिनव जी चाहते तो नहीं थे लेकिन अभी वह बहुत कुछ जानना चाहते थे, इसलिए वह खुद को शांत रखते हैं। वह दीवान जी पर से अपनी नज़रें हटा चुके थे। उन्हें पता था वह देवांश को जितनी बार देखेंगे उन्हें उतना ही गुस्सा आएगा। सब अंदर पहुंच चुके थे, सब सोफे पर बैठे थे और अभिनव जी सबको देख रहे थे। वह जानना चाहते थे। तभी ईशान ईशा को देखकर बोलता है, मुझे पापा के बगल वाला रूम दे दो, इसे मैं हर वक्त पापा के ऊपर नज़र रख पाऊंगा, उनकी तबीयत को एग्जामिन कर पाऊंगा। अभिनव जी के लिए तीसरा बड़ा झटका था क्योंकि अभी ईशान ने कहा था कि वह इशिता का बेटा है और अब वह देवांश को अपना पापा कह रहा था। इस तेरे अनिकेत जी बोलते हैं, अभी तुमने कहा तो निशिता के बेटे हो और अब तुम कह रहे हो देवांश तुम्हारा पिता है। ये सुनकर ईशान बोलता है, मैं बचपन से उनके साथ ही रहा हूँ। इससे पहले ईशान कुछ भी कहता अभिनव जी गुस्से में खड़े होकर ईशान से बोलते, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इशिता और देवांश के बेटे हो ही नहीं सकते। मैं सीता को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऐसा कभी नहीं करेगी।
इस बार ईशा एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ अभिनव जी को देखते हुए बोलती है, बड़े अजीब इंसान है आप, कभी मेरी माँ पर इल्जाम लगाते हैं तो कभी उनके साथ देते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है आप, बिल्कुल अपनी रियासत की तरह है। इशिता बिना कुछ बोले हैं अपने पास से कुछ रिपोर्ट निकालकर टेबल पर फेंक देती है। अभिनव जी उसको आराम से उठते हैं और उसको पढ़ाने लगते हैं। वह जानते थे ईशा वह उनको ही दे रही थी, लेकिन वो कभी उन्हें डायरेक्ट नहीं देगी। जब वह सारी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वह अपने सोफे पर धाम से बैठ जाते हैं। वो बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह इंसान की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी पैदाइश का डेट क्या है? किया लगता है किया होगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।